हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कमला उपाध्याय। टेंशन गॉन नोट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखें आज के लेक्चर में क्या नया है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे है। इस लेक्चर में हम देखेंगे जब हम कार्बोहाइड्रेट से युक्त जब खाना खाते हैं और वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंचता है तो वहाँ पे पाचन के बाद उसको हमारी बॉडी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है, तो उसके बारे में आज के लेक्चर में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम थोड़ा कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जो है इसका इन ब्रीफ हम पहले देख लें कि डाइजेशन के टाइम पे लास्ट में क्या प्रोडक्ट बना कार्बोहाइड्रेट से। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट फूड हम अपने माउथ में लेते हैं, अपने मुंह में रखते हैं, तो खाना हम चबाते हैं तो साथ ही लार भी निकलने लगता है जिसमें कि टाइलिन होता है। टाइलिन एक तरह का ये अल्फा एमाइलेज है। ओके, एमाइलेज एक एंजाइम है। ये एंजाइम जो है पैरोटिड ग्लैंड से निकलता है और ये सीधे स्टार्च में एक्ट करता है और उसको ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज प्लस ग्लूकोज में। आप कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो आपके माउथ से शुरू हो जाता है और लगभग 40% तक यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। उसके बाद जो लुगदी बनती है जिसको हम काइम कहते हैं, वो काइम फिर आपके ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुँचता है। स्टमक में आने पर यहाँ पे फिर से वही अल्फा एमाइलेज ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसके पाचन को कंटिन्यू रखता है स्टमक में और लगभग 1 घंटे तक ये चलता है। और यहाँ पे 30 से लेके 40% स्टार्च जो है वो माल्टोज और ग्लूकोज के पॉलीमर्स में वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद जो ये सेमी डाइजेस्टेड जो फूड है, ये फूड फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचने लगता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने पे फिर से अल्फा एमाइलेज अब ये पैनक्रियाज से ये सिक्रीशन इसका होता है और ये 50 से लेके 80% तक जो स्टार्च है उसको माल्टोज और ग्लूकोज के पॉलीमर में कन्वर्ट कर देती है। अब देखिए अल्फा एमाइलेज ने तो स्टार्च को जो है माल्टोज और ग्लूकोज में उसमें इसको कन्वर्ट कर देता है लेकिन जो दूसरे एंजाइम है स्मॉल इंटेस्टाइन के ही, ये इसमें जैसे लैक्टेज है, सुक्रेज और माल्टेज और अल्फा डेक्स्ट्रीनेज, ये जो एंजाइम है ये फिर लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज में ये उसमें अपना एक्शन दिखाते हैं, उस पर कार्य करते हैं और लैक्टोज को ये कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। इसी तरह से सुक्रोज को फ्रैक्टोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं और माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज में ही उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से जो बाकी जो 3 से लेके 9 तक लगभग ग्लूकोज जो पॉलीमर्स जो इसमें बनते हैं, इसको अल्फा डेक्स्ट्रीनेज जो एंजाइम है ये इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो इस तरह से ये फाइनल प्रोडक्ट जो बनते हैं हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तो इसको हमारी बॉडी कैसे एब्जॉर्ब करती है उसके बारे में आज के लेक्चर में हम जानेंगे। तो स्टूडेंट, इस तरह से 80% तक तो हमारी बॉडी में ये डाइजेशन के दौरान ग्लूकोज बनता है जिसको सीधे सीधे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है और इसका एब्जॉर्प्शन जो है माउथ से ही एक तरह से इसका ग्लूकोज अगर वहाँ बन गया है तो वहाँ से ही फिर एक तरह से इसका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है क्योंकि बॉडी फ्लूइड जो है उसको सीधे सीधे एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद बचता है 10% फ्रैक्टोज और 10% गैलेक्टोज। तो ये जो बाकी बचा है या फिर जो भी बचा खुचा जो ग्लूकोज है उसको हमारी बॉडी किस तरह से एब्जॉर्ब करेगी उसको हम आगे के लेक्चर में हम जानेंगे, आगे की स्लाइड्स में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में जो 80% तक कार्बोहाइड्रेट जो हम एब्जॉर्ब करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज एब्जॉर्ब की जाती हैं, उसका रीज़न ये है कि हमारे खाने में हाई परसेंटेज ग्लूकोज का होता है। ग्लूकोज यानी कि अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त अगर फूड खाएंगे तो डाइजेशन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो 80% तक ग्लूकोज होता है और जो बचा हुआ 20% है वो मोनोसैकेराइड जो है मेनली गैलेक्टोज और फ्रैक्टोज का बना होता है, जिसमें कि गैलेक्टोज मिल्क से और फ्रैक्टोज जो है ये एक तरह का मोनोसैकेराइड है और ये
केन शुगर से हमको मिलता है। सो स्टूडेंट, जो डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स है, जो हमें फाइनल प्रोडक्ट जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से मिला, जो हमने इससे पहले की स्लाइड्स में देखी, तो वो सीधे सीधे इंटेस्टाइनल विलाई जो है उसके ब्रश बॉर्डर में ये जो इंटेस्टाइन की रहती हैं, जिसको हम इंटेस्टाइनल विलाई कह रहे हैं, इनके थ्रू ये मोनोसेक्राइड के फॉर्म में ये सीधे सीधे एब्जॉर्ब की जाती हैं। और इसके लिए दो मैकेनिज्म हमारी जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें किए जाते हैं। तो पहला है ये डिफ्यूज़न के थ्रू कार्बोहाइड्रेट को अपनी अंदर खींचती है हमारी बॉडी, और दूसरा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू। सो स्टूडेंट, डिफ्यूज़न की हेल्प से फ्रैक्टोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, एक मोनोसेक्राइड है, इसका बहुत ही आसानी से ट्रांसपोर्ट जो इंटेस्टाइनल विलाई की एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं उसके अंदर हो पाता है। और ये पॉसिबल सिर्फ इस वजह से हो पाता है क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसके अंदर या बाहर ये मेंटेन रहता है, इस वजह से। तो देखो बच्चों, क्या होता है डिफ्यूज़न की प्रोसेस में कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर। ओके, तो इसका मतलब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहाँ पे जो फ्रैक्टोज है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो अंदर की ओर मूव कर पाएगा। ओके, और इसको मेंटेन करने के लिए, इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए, जैसे ही ये उस लेयर को पार करके जब सेल के अंदर पहुंच जाती है, एब्जॉर्प्टिव सेल्स के अंदर ये पहुंच जाती है फ्रैक्टोज, तो वहाँ पे इसको तुरंत से फिर से ग्लूकोज और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये मेंटेन रहे। और जब ये फ्रैक्टोज जो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन सेल के इंटीरियर में ये पहुंच जाता है, तो वहाँ से उसके अंदर जाने के लिए, बल्कि कहना चाहिए इंटेस्टाइनल जो उसकी वॉल है उसके अंदर जो वो सेल है, सेल के अंदर जाने के लिए उसकी जो लेयर है, इंटेस्टाइनल विलाई की जो लेयर है, उसमें ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 की हेल्प से ये अंदर मूव कर पाता है। ये एक तरह की इंटीग्रेटेड प्रोटीन है जिसकी हेल्प से ये अंदर मूव कर पाता है, और उसके बाद उस सेल से बाहर जाने के लिए, यानी कि उसके पैरासेलुलर स्पेस में जाने के लिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 का ये यूज़ करता है, जिसकी वजह से फिर ये फ्रैक्टोज वहाँ से बाहर जा सकता है। ओके, तो इस तरह से डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट में, और वो भी फ्रैक्टोज का जो है एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है। अब देखो यहाँ पे आपको ये फिगर दिखाया गया है, ये इंटेस्टाइनल विलाई की ये सेल्स हैं, एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं, और बाहर हमारा इंटेस्टाइनल या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, या इंटेस्टाइन का ये ल्यूमन है। यहाँ पे फ्रैक्टोज की मात्रा ये ज़्यादा रहेगी, इसका कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से, अंदर कम कंसंट्रेशन होने की वजह से, इस वजह से क्या रहेगा, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से ये आसानी से ये अंदर मूव कर जाएगी, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ये डिफ्यूज़ कर जाएगी। ओके, और इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए, यानी कि अंदर भी अब फ्रैक्टोज की मात्रा कम होनी चाहिए, यानी कि उसका कंसंट्रेशन कम होगा तभी बाहर से अंदर की ओर ये मूव करेगी। ओके, तो इस वजह से जो फ्रैक्टोज है उसको ग्लूकोज और लैक्टिक एसिड में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहता है। ओके, और यहाँ से अंदर मूव करने के लिए इसको भी एक कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जिसका नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन 5। ओके, तो इसकी हेल्प से ये फ्रैक्टोज जो है आसानी से अंदर मूव कर जाता है, यानी कि सेल के अंदर मूव कर जाता है। ओके, अब इसके पैरासेलुलर स्पेस में बाहर निकलने के लिए, ये फिर यहाँ से एग्जिट करने के लिए, यानी कि ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 की हेल्प से ये बाहर जाता है। तो इस तरह से फ्रैक्टोज का ट्रांसपोर्ट जो है, या एब्जॉर्प्शन जो है, इंटेस्टाइनल विलाई की एब्जॉर्प्टिव सेल्स डिफ्यूजन के थ्रू ये करती हैं, और ये अंदर जाने के लिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 का यूज़ करता है फ्रैक्टोज, और फिर सेल से भी उसके बाहर जाने के लिए, उसके पैरासेलुलर स्पेस में जाने के लिए ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 का यूज़ करके ये यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। स्टूडेंट्स, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ये दूसरी प्रोसेस है कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन की। इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इसका एब्जॉर्प्शन होता है, और इसके लिए कैरियर इंटीग्रेटेड प्रोटीन की हेल्प लेते हैं या चैनल की हेल्प लेते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज और गैलेक्टोज का ट्रांसपोर्ट हो पाता है इंटेस्टाइनल विलाई के
जो एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं उसके अंदर। ओके, तो एक तरह से इसमें भी जो है सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसको मेंटेन करना पड़ता है। जो सेल की जो सरफेस लेयर है या उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कहना चाहिए, उस लेयर में जो है ये सोडियम आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये दो यानी कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज का ट्रांसपोर्ट इंटेस्टाइनल ल्यूमन से अंदर उसके एब्जॉर्प्टिव सेल के अंदर हो पाता है। ओके, तो उसके लिए क्या होता है, जो उसके जो कैरियर जो प्रोटीन है, जो इंटीग्रेटेड प्रोटीन है जो वहाँ पे प्रेजेंट है, उसमें दो बाइंडिंग साइट होती हैं। एक बाइंडिंग साइट में तो सोडियम आयन जुड़ता है और दूसरी बाइंडिंग साइट में या तो ग्लूकोज और या गैलेक्टोज ही जुड़ता है। सो स्टूडेंट, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए जो इसके कैरियर जो इंटीग्रेटेड प्रोटीन है उसका नाम है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 और दूसरे का नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन 2। तो स्टूडेंट, जैसे ही वो दोनों ही बाइंडिंग साइट जो इंटीग्रेटेड प्रोटीन चैनल जो है उसमें उसकी दोनों ही बाइंडिंग साइट ऑक्यूपाइड हो जाती है, यानी कि एक साइड में उसमें सोडियम आयन और दूसरी ओर ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज उसमें बाइंड हो जाता है, तो इसकी वजह से वो उस इंटीग्रेटेड प्रोटीन में उसमें चेंजेस आने लगते हैं, कन्फर्मेशनल चेंजेस आने लगते हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि वहाँ पे लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होने लगती है एटीपी के फॉर्म में, क्योंकि इस प्रोसेस के लिए इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से जितनी भी वहाँ पे ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, वो इन इंटीग्रेटेड कैरियर प्रोटीन चैनल्स की हेल्प से, जो कि सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन 1 इन्हें कहा जाता है, उसकी हेल्प से ये अंदर मूव कर जाती हैं एब्जॉर्प्टिव सेल्स के अंदर। सो स्टूडेंट, इंटेस्टाइनल ल्यूमन में जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो प्रेजेंट रहता है वो इंटेस्टाइनल ल्यूमन की एब्जॉर्प्टिव सेल्स की जो सरफेस लेयरिंग है, इसके जो सरफेस रिसेप्टर्स हैं, इसमें सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1 ये कैरियर इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स रहती हैं, जिसमें एक साइड में इसमें सोडियम आयन जुड़ता है और दूसरी साइड में ग्लूकोज। तो इनके जुड़ते ही जैसे ही या ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज इसकी दूसरी साइड जुड़ता है और एक साइड इसमें सोडियम जुड़ता है, तो उसकी वजह से इस इंटीग्रेटेड प्रोटीन चैनल में चेंजेस आने लगते हैं, कन्फर्मेशनल चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये सोडियम आयन्स का कहना चाहिए, इसका कंसंट्रेशन इसमें मेंटेन रहता है और ये आसानी से अंदर की ओर ये मूव कर जाते हैं। और इस दौरान एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, जो इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को ये मेंटेन किए रहते हैं। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, जितनी भी इंटेस्टाइनल ल्यूमन में जितनी भी ग्लूकोज या गैलेक्टोज है वो इन आयन चैनल्स की हेल्प से ये अंदर मूव कर जाती है और ये बेसिकली या ख़ास तौर पे ये रहती हैं ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए या ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के लिए। ओके, तो इसी वजह से इस आयन चैनल का नाम है SGLT1 या सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1। ओके, फिर ये अंदर आ गई तो यहाँ से फिर बाहर जाने के लिए फिर ये करेगा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 की हेल्प से ये फिर इसके पैरासेलुलर स्पेस में ये जा सकता है। तो इस तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। इस स्लाइड में आपको सोडियम, क्लोराइड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, इन सब का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे दिखाया गया है, किस तरह से जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम है उसकी जो वॉल है उसके थ्रू इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, तो जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ देखो, सोडियम आयन चैनल के थ्रू ही अमाइनो एसिड्स का अंदर इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है या इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोडियम को बाहर जाने के लिए पोटेशियम आयंस को अंदर आना है, जैसे ये अंदर आएगा तो सोडियम बाहर चला जाएगा। ओके, यानी कि इसका कंसंट्रेशन अंदर बाहर सोडियम और पोटेशियम का मेंटेन रहना चाहिए, इस वजह से ये चैनल या तो खुलेंगे या फिर बंद होंगे। ओके, तो इसी तरह से ग्लूकोज जो है अपने जो ये इंटीग्रेटेड प्रोटीन चैनल हैं ग्लूकोज सोडियम ग्लूकोज के लिए जो बने हुए हैं, तो उसके थ्रू ये अंदर जाएंगे, यहाँ से ग्लूकोज भी जाएगा तो सोडियम आयन भी अंदर जाएंगे और ये चैनल इनके आपस में इस इंटीग्रेटेड प्रोटीन के साथ जुड़ते ही इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आने लगेंगे और एटीपी इस प्रोसेस के लिए नीड होती है उसकी, तो इस तरह से ये अंदर जाएंगे। इसी तरह से गैलेक्टोज भी। ओके,
और इसी तरह से अगर सोडियम आयन को अंदर जाना है तो अंदर से ये एक H+ मॉलिक्यूल को बाहर आना होगा। ओके, इसी तरह से बाइकार्बोनेट्स हैं, उनको बाहर आना है तो क्लोराइड आयन को इसमें जुड़ना पड़ेगा बाहर से। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर हम सुक्रोज और लैक्टोज के डाइजेशन की बात करें जो कि डाइसैकेराइड्स हैं, तो इसके लिए ये कहा गया है कि इन डाइसैकेराइड का डाइजेशन बहुत ही धीरे धीरे होता है, लेकिन इनका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में बहुत ही जल्दी हो जाता है, बता रहे हैं। ओके, तो इन दोनों डाइसैकेराइड का एब्जॉर्प्शन जो हमारी बॉडी है उसमें दूसरे रूट से भी होता है, कह रहे हैं, क्योंकि जो म्यूकोसल सेल्स हैं वो इनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद तुरंत इनको मोनोसैकेराइड में इनको कन्वर्ट कर देती हैं। जो म्यूकोसल सेल्स हैं वहाँ पे इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर के जो एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए या उसको कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम्स हैं उन्हें हम यहाँ पे कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेजेस। ओके, तो वो सीधे सीधे इन डाइसैकेराइड्स को कह रहा है कि मोनोसैकेराइड में ये वहाँ पे कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। ओके, और इसके अलावा जो सुक्रोज है इसको जेजुनम, जो हमारे जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है जेजुनम, वहाँ पे इसको मेनली एब्जॉर्ब किया जाता है। आइए अब देखें कि जो मोनोसैकेराइड है उसका ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में किस तरह से होता है। सो स्टूडेंट, जैसे ही एब्जॉर्प्शन के दौरान या डाइजेशन के बाद जैसे ही ग्लूकोज बनती है तो उसे तुरंत ही बॉडी फ्लूइड के थ्रू इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके अलावा जो फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज है इसको सबसे पहले लीवर में इसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, और यहाँ से फिर ये बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है या ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। आइए अब देखें कि ग्लूकोज लेवल को ब्लड में कैसे इसका लेवल मेंटेन किया जाता है। तो स्टूडेंट, अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो उसके लिए वापस उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करना होता है लीवर में। तो इसके लिए जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज लेवल अपने एक पर्टिकुलर लेवल के पार हो जाता है तो तुरंत ही उसका लेवल का बढ़ना ही जो पैनक्रियाज है उसकी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो सेल्स हैं उसकी जो बीटा सेल्स हैं वहाँ से इंसुलिन का सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन की वजह से क्या होगा, जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है उसको लीवर सेल्स वापस उसको ग्लाइकोजन में उसको कन्वर्ट कर लेती हैं। और इसी तरह से अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो गया है तो उसके कम होते ही ये एक्टिवेट कर देगा या स्टिमुलेट कर देता है पैनक्रियाज की आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स की अल्फा सेल्स को। वहाँ से फिर ये ग्लूकागॉन नामक ये हार्मोन को ये सिक्रीट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो लीवर में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको वो कन्वर्ट कर पाता है ग्लूकोज में, और इस तरह से वो ब्लड में रिलीज कर दी जाती है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल सामान्य बना रहता है। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर लीवर में अगर ग्लूकागॉन की मात्रा सफिशिएंट नहीं है जिसकी वजह से वहाँ पे ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं हो सकता लीवर में, तो फिर जो हमारी जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, वो दूसरे तरह से या दूसरी चीज़ों से वो ग्लूकोज बनाने लगती हैं और उसमें वो यूज़ करती हैं प्रोटीन, और ये इसके अलावा ये फैट सेल्स को भी ये यूज़ करती हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, यानी कि अदर देन कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोडक्ट से हमारी जो सेल्स हैं वो अगर ग्लूकोज बनाती हैं तो इस तरह की प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इस तरह की प्रोसेस के बाद फिर ग्लूकोज लेवल वापस ब्लड में मेंटेन हो जाता है, और ये तब होता है जब हम बहुत टाइम तक अगर हम भूखे रहते हैं तो, और हमारे ब्लड में प्रॉपर ग्लूकोज लेवल नहीं रहता है, या फिर हमारी जो लीवर की जो सेल्स हैं वहाँ पे ग्लूकागॉन प्रेजेंट नहीं रहता, जिसकी वजह से फिर प्रोटीन या फैट से हमारी बॉडी ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज बनाने लगती है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को सही बनाए रखती है। इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल या कीटो एसिड्स या फिर ये लैक्टिक एसिड की हेल्प से, या फिर ये हार्मोन्स हैं ACH, दूसरा है थायरॉक्सिन, इसके अलावा APH, इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस की हेल्प से इन सभी तत्वों से जो है ग्लाइकोजन बनाई जाती है, लीवर में ग्लाइकोजन ये तैयार की जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो सही बना रहता है। ओके,
अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया है तो ग्लाइकोजन को जो ग्लूकागॉन हार्मोन है उसकी हेल्प से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। और अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है ब्लड में तो उसके बढ़ते ही जो बीटा सेल्स हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की, ये सिक्रेट करने लगती हैं इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन के प्रेजेंट होने की वजह से जो ब्लड में जो बढ़ी हुई ग्लूकोज है उसको वापस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसको लीवर में स्टोर कर दिया जाता है। तो इस तरह से ग्लूकोनियोजेनेसिस की हेल्प से ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और ये आपको आपकी स्टडीज़ में हेल्प करेगा। थैंक यू।